हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 141 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है ऑडिटर्स की, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत है और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसक्वालिफिकेशंस को पढ़ना। मतलब कि आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डिसक्वालिफिकेशन की लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, उन पे बेस्ड एक एक पॉइंट के ऊपर बेस्ड आपके कई सारे टाइप के केस स्टडीज या क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसमें से कई सारे उनमें से ऐसे एग्जांपल्स हैं या कह लो कि एग्जाम का आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम फॉर्म में आपके मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है, जिसको हम साथ पे साथ करके चलेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टिल आपको सारे प्रोविजंस को अच्छे से समझना जरूरी है। ये एक लौता सेक्शन है जो कि अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करता है चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन को लेके, जो डील करता है आपका सबसेक्शन नंबर 1 और 2। मतलब कि ऑडिटर बनने के लिए किसी कंपनी का अगर किसी को ऑडिटर अपॉइंट होना है तो उसके लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपको पता है, जो लोग सीए कर रहे हैं या फिर जो सीए में सीएसबी कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि अलग अलग टाइप की ऑडिट, अब मैं क्लैरिटी की यहाँ पे दे दूं कि 3 टाइप की ऑडिट होते हैं जो तीनों प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है। एक आपका कंपनी ऑडिट है जो कि करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आएगा सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट जो कि करता है कॉस्ट अकाउंटेंट, एक आता है आपका आगे चल के सेक्शन नंबर 204 जो कि करता है आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट जो कि किया जाता है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस, हर किसी को अपने अपने पावर्स दिए हुए हैं, अलग अलग सेक्शन में उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं। उनसे रिलेटेड कुछ चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं कंपनी ऑडिटर की। तो कौन कंपनी ऑडिटर हो सकता है, तो उसके लिए उसको होना पड़ेगा क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के द्वारा बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन वगैरह पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलता है, उसके तहत ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपके पास वो है तभी आप अपॉइंट हो सकते हो एज अ ऑडिटर। ये तो बात हो रही है पर्सन की। अब बात करते हैं अगर फॉर्म है, जैसे आपने देखा कि 2 वैरायटी होती है ऑडिटर के लिए, या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर वो फर्म हो सकती है। इंडिविजुअल है तो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होना चाहिए। अगर बात करते हैं फर्म है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कहा जाता है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो पार्टनर्स हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब कि मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। अगर एक फर्म की बात करें तो फर्म में अगर सपोज 10 मेंबर्स हैं तो कम से कम उसके अंदर 6 पार्टनर्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो जो प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके इंडिया के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हम फर्म को अपॉइंट करते हैं तो सपोज जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर हमने फर्म को अपॉइंट किया है तो जैसे अगर 6 वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऑडिट को कंडक्ट कौन करेगा, क्या वो 4 कर सकते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सपोज वो लॉयर हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, एज द केस में भी, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो क्या वो 4 लोग कंपनी ऑडिट के टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, क्या वो साइन कर पाएंगे फर्म के बिहाफ पे, तो नहीं। मतलब कि अगर एक फर्म को अपॉइंट किया जाता है तो फर्म के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसी के ऊपर लाइबिलिटी है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऑडिट को कंडक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट साइन करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या निकल के आती है कि भैया सीए का होना यहाँ पे जरूरी है एज पर दी क्वालिफिकेशन। बट थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, फर्म जहां पे इंक्लूड हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली वहां पे एलएलपी को भी शामिल किया जाता है। फर्म अपने आप में इंक्लूड कर लेता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी। नाउ बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब ये जो चर्चा है हमारी लंबी चलेगी। चर्चा इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाली है, जो सबसेक्शन 3 बताता है, ये सिर्फ ये बात कह रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए। हमें पता है कि ऑडिटर जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि भैया अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा तो वो अपना अनबायस्ड ओपिनियन नहीं रख पाएगा, तो वो क्या ही एग्जामिनेशन करेगा और क्या ही वो मेंबर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो सबसे प्राइमरी चीज जो आती है वो आती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब किसी भी तरीके का उसका कोई लालच, कोई बेनिफिट्स कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होगा उस कंपनी से, तो वो इंडिपेंडेंट होगा, सीधी सी बात है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर मोस्टली चीजें जो आती हैं वो इसी से रिलेटेड आती हैं कि किसी भी एंगल से जो हमारा ऑडिटर है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, कोई भी उसको कंपनी से बेनिफिट ना मिल रहा हो, क्योंकि अगर कंपनी से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तो कंपनी के अगेंस्ट वो काम नहीं करेगा, वो रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, अपनी ओपिनियन जो होगी वो अनबाइज्ड नहीं रख पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ और ऐसी टेक्निकल चीजें भी हैं जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भैया ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकते विदाउट, जहां पे इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट नहीं भी आता है। ठीक है ना, तो उनका मिक्सचर है, बट मोस्टली जो कवर किया गया है सबसेक्शन नंबर 3 में वो देखा गया है इंडिपेंडेंस को और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रखे गए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि भैया जो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे, जैसे कि हमने देखा कि भैया ऑडिटर कौन हो सकता है, तो आपको पता लगा कि इंडिविजुअल हो सकता है या फिर फर्म हो सकता है, और फर्म के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी। तो इसलिए कहा गया कि इन दोनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो इन दोनों के अलावा बचता कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो कहा गया कि बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन ऑब्वियसली एलएलपी
तो वो हमारे ऑडिटर नहीं हो सकते, वो डिस्क्वालिफिकेशन के सबसे पहले क्लॉज के अंदर आ जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, जिसमें कहा जाता है कि भैया कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है, तो वो ऑफिसर और एम्प्लॉय भी जो है वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ऑफिसर एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ कि सपोज किसी कंपनी के अंदर कोई ऑफिसर है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो क्या वो उसका ऑडिटर बन सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला पर्सन, वो भी हमारा आगे दिख जाएगा, वो हमारा एज अ ऑडिटर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो और दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि किसी कंपनी का अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिसर है तो वो भी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है कि कंपनी का एम्प्लॉय है, सपोज करो एक कंपनी है, उसका एम्प्लॉय है, अब वो जो एम्प्लॉय है उसका कोई पार्टनर है, वो पार्टनर क्या ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का? तो नहीं कर सकता। सपोज करो एक कंपनी है, उसका एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय ने भी अपने अंडर किसी एम्प्लॉय को रखा हुआ है, तो क्या वो एम्प्लॉय ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का? तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर से रिलेटेड दो लोग निकलते हैं, या तो उस एम्प्लॉय का वो पार्टनर होगा, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता, या फिर वो इस एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय होगा तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये चीज भी यहां पे क्लियर की गई थर्ड पॉइंट के अंदर। इसके ऊपर एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है मिस्टर ए है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक है जी, एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। एक कंपनी है जिसमें उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया इन द एजीएम हेल्ड इन सितंबर 2016 इन विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट। ठीक है जी, यहां तक बात सब सही चल रही थी। फिर कहता है क्या, सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 2017 ही ऑफर्ड बी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। अब लक्ष्मण लिमिटेड का एक एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, जो कि है मैनेजर फाइनेंस, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अब जो हमारी फर्म है जो ऑडिट कर रही है, वो चाहती है कि उसको हम अपना पार्टनर बना लें, तो ये रूल कौन सा लग जाएगा कि भैया कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर ऑडिट नहीं कर सकता। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो यही तो था ना, कि कोई भी कंपनी अगर उसका कोई ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई पार्टनर अगर है, तो वो पार्टनर आपका ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में यहां पे अगर उसको बना लेते हैं, अगर फर्म के अंदर हम उसको अपॉइंट कर लेते हैं मैनेजर फाइनेंस को, लक्ष्मण लिमिटेड के मैनेजर फाइनेंस को एज अ पार्टनर अगर हम अपॉइंट कर लेते हैं, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हो, और माना जाएगा कि हमारा जो ऑडिटर है वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। और जैसे डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, वो माना जाता है कि ऑफिस को वो वैकेट कर गया जब डिस्क्वालिफिकेशन अकर हुई। तो इस टाइप की वैकेंसी को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी, कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो गई, दैट मींस कि जो हमारा ऑडिटर की पोस्ट थी वो एक तरीके से वैकेट मानी जाती है ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, तो यही सी बात को यहां पे लिखा गया है कि भैया सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज 3 जो कहता है वो ये कहता है कि भैया कोई भी पर्सन जो कि पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी के, तो वो बंदा हमारा ऑडिट के लिए, ऑडिटर पर्पस के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। तो आप कंक्लूजन लिखोगे कि भैया वो पार्टनर नहीं बन सकता, और इनकेस अगर पार्टनर आप बना लेते हो तो माना जाएगा कि जो ऑडिटर है उसने ऑफिस को वैकेट कर दिया और उसकी जगह पे कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट आता है आपका। फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, अ पर्सन हु मतलब इटसेल्फ, हिमसेल्फ, और हिज रिलेटिव, ठीक है जी, और पार्टनर, मतलब तीन लोगों को यहां बताया गया कि कोई भी व्यक्ति खुद या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई पार्टनर, अगर उसने होल्ड कर रखे हैं सिक्योरिटीज या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट सामने वाली कंपनी में जिसका आप ऑडिटर बनना चाह रहे हो, या फिर उसकी सब्सिडरी में या फिर उसके एसोसिएट में या फिर किसी भी लिंक्ड कंपनी में उसके, तो उस केस में आप अगर होल्ड करते हो तो आप माने जाओगे कि आप डिस्क्वालिफाइड हो। मतलब कि अगर मैं एक ऑडिटर हूं और मैं किसी कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठा हूं, बेशक 100 रुपए की क्यों ना शेयर्स खरीद रखे हो, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट खुद नहीं कर सकता, नंबर वन। अगर मेरे रिलेटिव ने भी शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, और अगर मेरी फर्म है और मेरे फर्म के किसी पार्टनर ने भी उस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, एज अ ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड माना जाऊंगा। फिर प्रोविजो आता है जो कि आपके रिलेटिव को छूट दे देता है। क्या कह देता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके रिलेटिव ने अगर शेयर्स या सिक्योरिटीज या किसी प्रकार का इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है कंपनी के अंदर, तो वहां पे परमिशन है आपको 1 लाख रुपए तक की। मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता हूं और मेरे रिलेटिव ने उसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं 1 लाख रुपए या फिर उससे कम के, 90,000 85,000 कुछ भी, तो उस केस में मैं ऑडिटर वहां पे अपॉइंट हो सकता हूं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी। लेकिन अमाउंट जो है उसकी रेस्ट्रिक्शन है 1 लाख रुपीज की। 1 लाख के अगर बियॉन्ड चला जाएगा तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, तब मैं डिस्क्वालिफाइड माना जाऊंगा। ठीक है ना, पर अगर बियॉन्ड जाएगा तो उसके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन आएगी, अभी देखते हैं उसको। चलिए जी,
फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई कि सपोज करो कि ये जो प्रोविजन है आपका 1 लाख रुपए वाला, ये एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज के ऊपर भी जहां पे सिक्योरिटीज नहीं होती, उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता। तो किसी भी तरीके से देखा जाएगा कि उसके पास जो वहां की पावर एक्वायर की है, उसने जो मेंबरशिप या वोटिंग पावर एक्वायर किया है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यूएशन को देखते हुए हम देखेंगे 1 लाख रुपए वाली अमाउंट को, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा लगता है कि जो थ्रेशोल्ड बताया गया 1 लाख रुपए का, वो सपोज करो मान लो मेरा रिलेटिव है, उसने 90,000 का खरीदा था, मैं कंपनी में अपॉइंट हो गया, फिर रिलेटिव को नहीं पता था, उसने और 20,000 के शेयर खरीद लिए, तो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया ना। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्यूचर में क्रॉस हो जाता है सपोज, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगर पहले से ही थ्रेशोल्ड क्रॉस है तब तो मैं अपॉइंट ही नहीं होऊंगा एज ऑडिटर, ये बात तो खत्म हो जाती है। दूसरी बात आती है कि अगर थ्रेशोल्ड पहले कम था और मैं अपॉइंट कर लिया गया एज ऑडिटर, उसके बाद मेरे रिलेटिव ने उस थ्रेशोल्ड को पार कर दिया, तो उस केस में क्या करना है ऑडिटर को? ऑडिटर को लेने होंगे करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि भैया अपने रिलेटिव को समझाओ, जैसे मर्जी भी कर करा के उस को विद इन थ्रेशोल्ड लेके आना है। मतलब अगर उसने 1,10,000 की सिक्योरिटी होल्ड कर लिया तो उसको कहा जाएगा कि भैया तुम 10,000 के बेच दो, 11,000 के बेच दो, मतलब कैसे भी करके थ्रेशोल्ड के अंदर आ जाओ, नंबर 1। और उसके लिए आपको दिया जाता है, मतलब ऑडिटर को दिया जाता है 60 डेज का टाइम। मतलब एक बार आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया आपके रिलेटिव ने, तो आपको 60 डेज मिलेंगे। 60 डेज के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेते हुए उसको ठीक कर लेना है, एज पर दी प्रोविजन बना देना है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो माना जाएगा कि आप डिस्क्वालिफाइड हो और आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें ध्यान देना। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन है इसको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कंडीशंस लग रही है इसके अंदर भी और भी पॉइंट आएंगे। तो यहां बात हो रही है पर्सन खुद, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। फिर यहाँ पे प्रोविजो के अंदर जो 1 लाख रुपए की छूट दी गई है वो दी गई है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव को। मतलब अगर शेयर्स 50 रुपए की भी होल्ड करोगे आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओ। आपके पार्टनर ने भी अगर शेयर्स 50 रुपए की भी होल्ड कर रखे हैं तो वो भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। जो 1 लाख रुपए की लिमिट है ये है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए, a practicing chartered accountant, is holding securities of XYZ Limited having face value of 900. Whether Mr. A is qualified for appointment as an auditor of XYZ Limited. तो बंदा यहाँ पे खुद होल्ड कर रहा है 900 रुपए के शेयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। पूरा का पूरा आपको प्रोविजन लिखना है और उसके बाद अपना कंक्लूजन सुना देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, कहता है मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी, एक क्यू है जो कि रिलेटिव है पी के, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 90,000 रुपीज। अब मेरे रिलेटिव ने 90,000 की सिक्योरिटीज होल्ड कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर मिस्टर पी इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, क्या वो क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए? तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी क्योंकि ये विद इन दी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो इसके अंदर भी आपको पहले पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपना कंक्लूजन सुनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आता है, कहता है बीसी एंड कंपनी इज अ ऑडिट फॉर्म हैविंग पार्टनर मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। दो पार्टनर है मिस्टर बी और मिस्टर बी सी, और मिस्टर ए जो है वो रिलेटिव है मिस्टर सी का। ठीक है जी। इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1,01,000 रुपीज। वेदर बीसी एंड कंपनी इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड। तो नहीं जी, बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। 1 लाख के थ्रेशोल्ड से ऊपर का अमाउंट होल्ड कर रखा है रिलेटिव ने, मतलब पार्टनर के रिलेटिव ने ऑब्वियसली, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाते हो। और अगर पहले से ही है तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शन का मौका नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि पहले अगर थ्रेशोल्ड से कम होता है, आफ्टर अपॉइंटमेंट अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाती है तो उस केस में 60 डेज का प्रोविजन आता है। बट अगर पहले से ही थ्रेशोल्ड क्रॉस्ड है तो उस केस में कोई 60 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। नाउ अब ये बी पॉइंट आया, ये बी पॉइंट भी उसी से कनेक्टेड है जो हम 4th पॉइंट देख रहे थे। उसमें क्या कहा गया था कि ना ही खुद इटसेल्फ, ना ही उसके रिलेटिव, ना ही उसका पार्टनर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं सिक्योरिटी। ये पॉइंट खत्म हुआ। फिर उसी पॉइंट को कहा जा रहा है कि यही 3 व्यक्ति इनडेटेड नहीं हो सकते कंपनी से, मतलब कि कंपनी का कोई डेट नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। कितने रुपए से ज्यादा? 5 लाख रुपए से ज्यादा। मतलब कि ऐसा कोई उधार नहीं होना चाहिए ना आपके ऊपर, ना आपके पार्टनर के ऊपर, ना आपके रिलेटिव के ऊपर जो कि अमाउंट क्रॉस करता हो 5 लाख रुपीज को। विद इन 5 लाख होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है, इन्हीं तीनों लोगों ने ना ही कोई गारंटी दे रखी हो, ना ही कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी हो किसी भी इनडेटनेस के कनेक्शन में, और अगर कर भी रखी है तो उसको लिमिट आपको दी गई है 1 लाख रुपए की। मतलब अगर कोई आपने गारंटी दी भी है कंपनी के बिहाफ पे या फिर कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की भी है किसी भी इनडेटनेस के कनेक्शन में, तो उस केस में भी उसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी आपकी? 1 लाख रुपए तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 1 लाख के बियॉन्ड चला जाएगा तो उस केस में भी आप क्या माने जाओगे? डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, चलिए तो ये 3 पॉइंट आपको आगे जिसमें आपको थ्रेशोल्ड को याद रखना है। सिक्योरिटी होल्डिंग की बात कर रहा है, इनडेटनेस की बात कर रहा है और गारंटी की बात कर रहा है। नाउ अगला पॉइंट आता है, कह रहा है कि कोई भी
पर्सन या फर्म, जैसे कि एज ए इंडिविजुअल अपॉइंट किया होगा या फर्म अपॉइंट किया गया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ। अब बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं उसके साथ मैं कोई बिजनेस ना कर रहा हूं। बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं जिस कंपनी का ऑडिट करता हूं वो कंपनी कोई काम करती है, सपोज वो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सपोज वो टी शर्ट बनाती है। अब जो वो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके लिए क्लॉथ का जो सप्लायर है वो मेरी ही फर्म है या मेरी ही कोई कंपनी है। डायरेक्टली इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर हूं और मेरी एक कंपनी भी चलती है जहां पे मैं डायरेक्टर भी हूं या वहां का सपोज करो मैं शेयर होल्डर हूं और उसी कंपनी से उसको फैब्रिक प्रोवाइड किया जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया, बिजनेस रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गई यहां पे। या सपोज करते हैं कोई अगर फर्म है तो उस फर्म से रिलेटेड किसी एंटिटी के द्वारा भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजों को यहां छोड़ दिया गया। कुछ चीजों को छेड़ने का मतलब क्या है कि भैया प्रोफेशनल सर्विसेज अगर प्रोवाइड की गई है और उससे रिलेटेड कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब क्या हुआ कि मेरी एक फर्म है, उन्होंने कोई कॉमर्शियल सर्विस दी और उसके बदले में पेमेंट आई, तो ऑब्वियसली बात है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन तो है, बिजनेस रिलेशनशिप तो है, लेकिन इसकी एग्जाम्पशन है। क्यों? क्योंकि हमारा पेशा ही यही है, एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ ऑडिटर फर्म, हमारा काम ही है प्रोफेशनल सर्विस को देना, और उस टाइप की अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है कंपनी के साथ तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कवर नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है कि भैया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किया गया होगा और वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर किया गया होगा तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो मैं एक कंपनी का ऑडिटर हूं और वो कंपनी होटल्स का सपोज काम करती है, ठीक है। अब होटल्स का वो काम करती है, मेरे को कोई ट्रिप के लिए जाना था या सपोज कहीं मैं छुट्टियों पे गया और मैंने सोचा कि उन्हीं की होटल में रुकता हूं, मैं रुकना चाहा। अब जो वो चार्जेस, जो वो फेयर, जो भी उसका वो चार्ज करते हैं एक नॉर्मल कस्टमर से, ऐसे ही उन्होंने मुझसे चार्ज किया और मैंने उसकी पेमेंट की, उनका सर्विस अवेल किया और बात खत्म हो गई। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर मैं जिस कंपनी का ऑडिट करता हूं, सपोज वो जिसका ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी जो भी फील्ड में काम कर रही है, उनकी सर्विसेज को मैं अवेल करता हूं एज अ नॉर्मल कस्टमर, और वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे, मतलब कि कोई भी डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है या किसी प्रकार का मुझे कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटर की। मैं ऑडिटर हूं तो मेरे को कोई बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज मैं जिस कंपनी ऑडिट करता हूं वो कंपनी है एयरटेल। अब एयरटेल मेरे को कोई डाटा पैक देती है जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रही है, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा। बट एक नॉर्मल कस्टमर की तरह मैं एयरटेल को यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि एक पर्सन जिसका रिलेटिव जो है वो अगर उस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं किसी कंपनी का, लेकिन मेरा जो रिलेटिव है, मेरा भाई है, मेरे कोई रिश्तेदार है, वो एम्प्लॉयमेंट में है उस कंपनी के, मतलब वो उस कंपनी के डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी के वो की मैनेजरियल पर्सनल है, तो उस केस में भी मेरे को एज अ ऑडिटर उस कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है कि अगर मैं कहीं पे फुल टाइम काम करता हूं, मतलब कि जैसे कहते हैं कि भैया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए इन प्रैक्टिस, तभी वो किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करता है कहीं पे भी फुल टाइम में, फुल टाइम एक्टिविटी की तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे जॉब करता है, तो ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता किसी कंपनी का, वो ऑडिटरशिप को नहीं ले सकता। नंबर 1। नंबर 2 आती है कि कोई भी इंडिविजुअल और या फिर किसी फॉर्म की अगर पार्टनर की बात करें तो वो पार्टनर, उसने जो ऑडिटरशिप अभी तक ली है, मतलब जो अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर, वो विद इन द लिमिट है, विद इन द सीलिंग लिमिट है। और सीलिंग लिमिट कितनी होती है? 20 कंपनीज की। मतलब कि एक पर्सन जो है वो कितनी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होल्ड कर सकता है, तो मैक्सिमम कर सकता है 20 कंपनी की एक पर्सन, ठीक है ना। अगर फर्म की बात करें वहां पे 3 पार्टनर है तो हर एक पार्टनर के पास लिमिट है 20-20 कंपनीज को लेके, मतलब कुल मिला के वो फर्म 60 कंपनीज का ऑडिट कर सकती है इन टोटलिटी। ठीक है जी। फिर बात आती है कि 20 कंपनीज जो है, इस कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी काउंट होगी, तो इसमें माना जाता है कि 20 कंपनी लेना है, लेकिन एक्सक्लूड करना है आपको 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ रुपीज से कम है। अगर 100 करोड़ रुपए से कम का पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो कंपनी आपकी 20 कंपनीज की लिस्ट में काउंट नहीं की जाएगी। बाकी ना ही स्मॉल, ना ही ओपीसी और ना ही डोरमेंट कंपनी काउंट की जाती है। ठीक है। अच्छा, आपने पीछे एक पढ़ा था क्या कि जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो आपने देखा था अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है ऑडिटर से, और सर्टिफिकेट वाले टाइम पे हमने पढ़ा था कि उस सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो जो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, अपना कंसेंट दे रहा है, उसकी वो विद इन दी सीलिंग लिमिट है, मतलब सीलिंग लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई है, उस चीज को भी मेंशन करना होता है उसको अपने सर्टिफिकेट के अंदर। और वो जो व्यक्ति है वो कहीं भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी इंगेज्ड नहीं है, वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। ठीक है जी। ओके, नाउ एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल क्या है? एबीसी एंड कंपनी
is an audit firm having partners Mr. A, Mr. B and Mr. C chartered accountant. Mr. A, B and C are holding appointment as a auditor in 4, 6, 10 कंपनीज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के पास 4 है, बी के पास 6 है और सी के पास 10 कंपनी का ऑडिट है। ठीक है जी, हमें बताना है प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी। कह रहा है पूरे अगर फर्म की बात करें तो फर्म के पास कितना रिमेनिंग ऑडिट करने की क्षमता अभी बची हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 पार्टनर है, हर एक की लिमिट 20-20 की होती है, तो कुल मिला के वो 60 ऑडिट कर सकते हैं। 4, 6, 10 तो कुल मिला के वो भी 20 ऑडिट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कितने ऑडिट्स वो ले सकते हैं, तो वो 40 कंपनी के ऑडिट्स और ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये ऑडिट कौन सी कंपनीज की है, मतलब स्मॉल कंपनीज की, ओपीसी की है। तो आप मान के चलोगे कि ये वो उन्हीं कंपनीज की बात कर रहे हैं जिस कंपनी को काउंट किया जाता है, मतलब अदर देन स्मॉल ओपीसी, डोरमेंट एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ रुपीस। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रोवाइड करें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अलग अलग, अगर हमने एक साथ बताया तो हमने कहा 40 ऑडिट कर सकते हैं। वो कह रहा है जी इंडिविजुअल बताओ, ए कितना कर सकता है, बी कितना कर सकता है और सी के नाम पे कितना ऑडिट ली जा सकते हैं। तो आपको 20 में से माइनस कर देना है। जैसे कि ए की बात करें तो 20 माइनस 4 वो ऑलरेडी कर रहा है, तो 16 ऑडिट और लिया जा सकता है। बी के नाम पे 20 माइनस 6 14 ऑडिट लिया जा सकता है और सी के नाम पे 20 माइनस 10 मतलब 10 ऑडिट को और लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। पूरा फैक्ट बताओगे, जो आपका प्रोविजन है 20 का वो बताओगे और फिर इसकी काउंटिंग करते हुए इस चीज को आप यहां पे डिस्क्लोज करोगे। ठीक है। फिर एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है आपको, क्या कि सपोज करो एक व्यक्ति है, जैसे कि मैं, अगर मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं, मतलब एक फर्म के अंदर मैं पार्टनर हूं और मैं साथ ही में और भी 2-3 फर्म के अंदर पार्टनर हूं, तो क्या हर एक फर्म के अंदर जो मेरी लिमिट है वो 20-20-20 काउंट होगी? नहीं, हर एक फॉर्म के अंदर जो लिमिट ली जाएगी वो कुल मिला के एक पर्सन की 20 ली जाएगी। मतलब कि अगर मेरे नाम से मैंने एक फॉर्म में, फॉर्म नंबर 1 के अंदर मैंने 4 ऑडिट ले लिए हैं और फॉर्म नंबर 2 में लेना चाहता हूं, तो फॉर्म नंबर 2 में मैं सिर्फ और सिर्फ 16 ऑडिट ही ले सकता हूं, क्योंकि 4 मेरे नाम के जो थे वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर पार्टनर है, तो भी उसकी कुल लिमिट जो रहेगी वो 20 ही रहेगी। अगर एक फॉर्म ने थोड़ी ऑडिट को एग्जॉस्ट कर लिया तो रिमेनिंग के लिए उतना कम बचेगा जितना एग्जॉस्ट हो चुका होगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जब आप इसको पूरे को डायग्रामेटिकली अच्छे तरीके से इस पूरे आंसर को एक्सप्लेन करोगे, अलोंग विद दैट आपको एक नोट लिखना होता है, जो कि नोट यहां पे लिखा हुआ है कि आपने एज्यूम किया कि जो भी कंपनी गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ना ही ओपीसी थी, ना ही स्मॉल थी, ना ही डोरमेंट थी, ना ही प्राइवेट कंपनी थी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीस से कम होती है। मतलब कि द थिंग इज, जो काउंटेबल कंपनीज थी उन्हीं की बात की गई है और उसी के बेस पर हमने अपना आंसर प्रेजेंट किया। तो इसका नोट लिखना आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि फ्रॉड के केस में कोई कन्विक्शन हुआ हो, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हो या फिर ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया हो इन रिलेशन विद फ्रॉड। और अगर ऐसा कोई कन्विक्टेड पर्सन है भी तो कम से कम उसको फ्रॉड किए हुए 10 साल हो गए हो। मतलब कि अगर कोई फ्रॉड के केस में कन्विक्टेड पाया गया है तो अगले 10 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, और अगर 10 साल एक बार खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के 10 ईयर्स तक वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन माना जाता है। फिर बात आती है कोई भी पर्सन ऐसा जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर करता है कोई भी सर्विसेज जो कि सेक्शन 144 में बताई गई है। 144 बेसिकली क्या कहता है? 144 आपको ये कहता है कि कोई भी ऑडिटर जो कि कंपनी ऑडिट कर रहा है वो अगर बोर्ड अप्रूव करता है तो वो अलग अलग से और भी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकता है। मतलब सर्विसेज जो है वो फर्म या वो इंडिविजुअल ऑडिटर वो अलग सर्विसेज भी उसको दे सकता है अदर देन ऑडिटिंग। लेकिन एक लिस्ट बता दी गई कि वो जो सर्विसेज जो बोर्ड रिकमेंड करेगा, बोर्ड अगर कहेगा भी तो वो उस लिस्ट में से नहीं होनी चाहिए जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 144 में बताई गई है। तो 144 के अंदर बेसिकली कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज बताई गई हैं जो कि एक ऑडिटर जो ऑलरेडी कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो उन सर्विसेज को उसी कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब वो व्यक्ति जो भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो एक तरीके से ऑडिटर नहीं बन सकता, या जो ऑडिटर है वो इन सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यही कहा गया यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, वहां पे बात करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की एक सर्विसेज है। मतलब कि अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विसेज लेके बैठा हूं, पूरे साल उनकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करवाता हूं, और क्या कल को मैं ही उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि भैया जब मैंने ही अकाउंटिंग बुक कीपिंग की है तो कल को जब मैं चेक करने जाऊंगा तो मैं तो बोलूंगा सब कुछ ठीक है, कोई गलत है इसके अंदर है ही नहीं। तो फिर अगेन आप अनबायस्ड वे में ओपिनियन नहीं दे पाओगे, आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उन प्रोहिबिटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। ठीक है, चलिए
तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन को लेके पॉइंट थी। फिर अगला पॉइंट आपका जो लास्ट आता है वो आता है जो बात करेगा वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय ऑडिटर। वैकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि भैया जो जो डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कोई इनकर कर देता है किसी भी ऑडिटर के द्वारा, वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फंस जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि भैया रिलेटिव ने शेयर्स लिए थे और वो शेयर्स की जो थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया, तो उस केस में कुछ टाइम दिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो टाइम लिमिट के अंदर भी पूरा नहीं होगा तो माना जाता है कि जो ऑडिटर है वो वैकेट करेगा ऑफिस को उसी वक्त जैसी वो डिस्क्वालिफिकेशन अकर हो गई। और इस टाइप की वैकेंसी को हम नाम देते हैं कैजुअल वैकेंसी का। इस चीज के ऊपर बस बात की गई है सबसेक्शन नंबर 4 में, जो कि बात करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर की। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर गया ऑडिटर तो माना जाएगा कि ऑफिस वैकेट कर दिया गया है ऑडिटर के द्वारा और उस टाइप की वैकेंसी को फिल किया जाएगा बाय वे ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही सेक्शन नंबर 142 है जो कि बहुत छोटा सेक्शन है, जरा सी बात है रेम्युनरेशन को लेकर, इसको और डील कर लेते हैं क्योंकि इसको अलग से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बात कर रहा है सेक्शन 142 बात करता है रेम्युनरेशन के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि भैया जो ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे ऑब्वियस सी बात है उसको रेम्युनरेशन भी प्रोवाइड करोगे। रेम्युनरेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो तीन छोटी छोटी बातें इसके अंदर कही गई है। पहला पॉइंट कहा गया है कि जो भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है ऑब्वियसली वो कहां किया जाता है, हमारे एजीएम के अंदर किया जाता है। तो उसी जनरल मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा कि उसको क्या रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना है। मतलब उस जनरल मीटिंग में ऑडिटर भी होगा और कंपनी के मेंबर्स भी होंगे और वो आपस में डिसाइड करेंगे कि ऑडिटर को क्या रेम्युनरेशन पे करना है और उसी में वो तय कर लेंगे कि क्या रेम्युनरेशन होना चाहिए। ठीक है जी। फिर बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को। फर्स्ट ऑडिटर को आपको याद है कि एजीएम के अंदर अपॉइंट नहीं किया जाता क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर का वो अपॉइंट होता है जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो बोर्ड है वो बोर्ड अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक है, जो कि होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो इस दिस सिनेरियो ऑब्वियस सी बात है अपॉइंट किसने किया है, बोर्ड ने, तो उसका रेम्युनरेशन भी कौन तय करेगा, ऑब्वियसली बोर्ड तय करेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑडिटर के केस में कहा जाता है कि रेम्युनरेशन कौन तय करेगा, बोर्ड तय करेगा। अदर देन फर्स्ट ऑडिटर रेम्युनरेशन कौन तय करेगा, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या हुआ, मेंबर्स अपने मीटिंग के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो वोटिंग के थ्रू रेम्युनरेशन को फाइनलाइज करेंगे। अच्छा जी, रेम्युनरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिट करने के दौरान जो भी खर्चे किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा वो सारे खर्चे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की है अदर देन प्रोहिबिटेड सर्विसेज, जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है सेक्शन नंबर 144 की, उसके अलावा अगर बोर्ड के रिक्वेस्ट करने पे कोई भी एडिशनल सर्विसेज अगर ऑडिटर ने प्रोवाइड की है तो वो उसके लिए रेम्युनरेशन अलग से चार्ज करेगा, अलग से वो इंटाइटल्ड है उसको रिसीव करने के लिए। लेकिन जो रेम्युनरेशन हमारा तय हुआ है वो बेसिक रेम्युनरेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और उसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि इन रिलेशन विद ऑडिट इनकर किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा। तो ये तीन सिंपल सी पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं समझता हूं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसके ऊपर से सवाल और कुछ नहीं है। एक एमसीक्यू इसके अंदर दिया हुआ भी है जिसको आप खुद से पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर भी यहाँ पे गिवन है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 141 एंड 142। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए सेक्शन के साथ।